हेलो, कैसे हैं आपने? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। ठीक, अब जैसा कि थंबनेल देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि ज्योग्राफी तथा उसके शब्द और उससे संबंधित जो ब्रांचेस हैं उसकी आज बातें करने जा रहे हैं। ठीक, अब ज्योग्राफी जो शब्द है अब वो बना कैसे, कहाँ से आया है, और ज्योग्राफी शब्द जो है उसको सर्वप्रथम किस जो अब भूगोलवेत्ता है किसने दिया है उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की। ठीक, ज्योग्राफी इंग्लिश में ज्योग्राफी, हिंदी में इसको भूगोल कहते हैं। ठीक, भूगोल। अब अगर इस ज्योग्राफी शब्द की बात करें तो जो ज्योग्राफी है वो जियो प्लस ग्राफी है, ग्राफी शब्द से मिलकर बना है, जो क्या एक ग्रीक वर्ड है। ठीक, जो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। अब ज्योग्राफी जियो और ग्राफी शब्द से मिलकर बना है, तो इसके बारे में हमें यह जानना होगा कि जियो का मतलब क्या है और ग्राफी का मतलब क्या है। ठीक, अब जियो और ग्राफी दोनों का अगर मतलब जान लेंगे तो हमें यह अंदाजा लग जाएगा कि जियोग्राफी जो है वो उसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, उसके सब्जेक्ट का नेचर कैसा है। ठीक है, अब जियोग्राफी का मतलब क्या है, जियो का मतलब क्या होता है, भूमि या पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी। अब ग्राफी का मतलब होता है वर्णन या व्याख्या करना। ठीक है, वर्णन या व्याख्या करना। ठीक, अब इन दोनों को अगर मर्ज करें तो इसकी ज्योग्राफी की परिभाषा क्या निकल कर आती है, पृथ्वी है उसका वर्णन, मतलब पृथ्वी की व्याख्या करना। अगर एक लैंग्वेज में अगर बात करें, पृथ्वी तथा उस पर दृष्टिगोचर होने वाली बातों का क्या करता है, अध्ययन करता है। पृथ्वी तथा उस पर दृष्टिगोचर होने वाली बातों का अध्ययन। ठीक, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्ट क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, वो पृथ्वी तथा उस पर जो घटित घटनाएं होती हैं उनकी क्या जानकारी देती है। ठीक है, दृष्टिगोचर होने वाली घटनाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक, अब अगर इसके बारे में जाने कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, किसके द्वारा ज्योग्राफी जो शब्द है उसको दिया गया। ठीक है, सर्वप्रथम शब्द जो दिया ज्योग्राफी का वो इरेटोस्थनीज है। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने दिया। अब जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, हमारा विकास क्रम आगे आगे बढ़ रहा है, उसका अब उसके बाद ज्योग्राफी को मानव भूगोल तथा अब मनुष्य तथा पर्यावरण के आंतरिक संबंधों के रूप में इसको देखा जाने लगा। तो अब मनुष्य तथा आंतरिक संबंधों के रूप में देखा जाने लगा तो मानव भूगोल का विकास हुआ। उस मानव भूगोल शब्द को मानव जो भूगोल है, उस मानव भूगोल जो शब्द है, उस मानव भूगोल शब्द को सर्वप्रथम फ्रेडरिच रेडजेल ने दिया। ठीक है, फ्रेडरिच रेडजेल ने दिया मानव भूगोल शब्द को। ठीक, अब मानव भूगोल शब्द को दिया, फिर आगे विकास क्रम बढ़ता गया, तो आगे विकास क्रम के द्वारा आधुनिक भूगोल का विकास हुआ। ठीक है, आधुनिक भूगोल का विकास हुआ। इस आधुनिक भूगोल की अगर बात करें, इस आधुनिक भूगोल शब्द को किसने दिया, तो आधुनिक जो भूगोल है, इस आधुनिक भूगोल का जो पितामह है, इसको अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक जो भूगोल है उसका पितामह, फादर, किसको, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को बोला जाता है। ठीक है, अगर ज्योग्राफी के आगे संदर्भ में बात करें कि ज्योग्राफी का विकास क्रम क्या रहा, ज्योग्राफी शब्द जो है इसका विकास क्रम कैसा रहा, तो 19वीं शताब्दी में जो ज्योग्राफी है एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट, स्वतंत्र विषय के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, स्वतंत्र विषय के रूप में उपयोग होता था। ठीक, स्वतंत्र विषय के रूप में ज्योग्राफी का उपयोग होता था। वहीं जैसे जैसे अब विकास क्रम बढ़ा, समय आगे बढ़ता गया, तो 20वीं शताब्दी में ज्योग्राफी जो थी वो मानव तथा पर्यावरण से संबंधित जो अध्ययन है ना, उस अध्ययन के रूप में इसका विकास होने लगा। ठीक है, से संबंधित अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। ठीक, ज्योग्राफी में जो मनुष्य है
और पर्यावरण से संबंधित जो अध्ययन है, संबंधित अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। ठीक, अब मनुष्य और पर्यावरण से संबंधित अध्ययन पर बल दिया जाने लगा तो इसके बाद दो विचारधाराएं निकल कर आती हैं। एक विचारधाराएं निकल कर आ रही हैं ज्योग्राफी के संदर्भ में, विचारधाराएं आई। ठीक, दो विचारधाराएं निकल कर आई, एक संभावनावाद और दूसरा नियतिवाद। ज्योग्राफी का एक जो इंट्रो है उसके संदर्भ में ये जानना होगा कि ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी का विकास क्रम क्या है। ठीक, तो अब ज्योग्राफी की जो विचारधारा है एक संभावनावाद, ठीक है, संभावनावाद की, दूसरा नियतिवाद की। ठीक है, नियतिवाद, एक संभावनावाद और दूसरा नियतिवाद की क्या ही विचारधारा। संभावनावाद क्या कहती है कि मनुष्य पर्यावरण से अधिक शक्तिशाली है, वो अपने लिए संभावनाओं की तलाश कर लेता है पर्यावरण से। ठीक है, अब वही नियतिवाद क्या कहती है कि मनुष्य पर्यावरण से अधिक शक्तिशाली नहीं है, बल्कि पर्यावरण द्वारा ही मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को निर्धारित व निर्देशित किया जाता है। ठीक, संभावनावाद क्या कहती है, मनुष्य जो है, मनुष्य पर्यावरण से अधिक क्या है, शक्तिशाली है, शक्तिशाली है। मनुष्य पर्यावरण से अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य क्या करता है, इस पर्यावरण में परिवर्तन करता है, पर्यावरण में परिवर्तन कर संभावनाओं की क्या करता है, तलाश करता है। ठीक, संभावनाओं की तलाश करता है, संभावनाओं की तलाश करता है। अब वही नियतिवाद की जो विचारधारा है वो क्या बोलती है कि पर्यावरण मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। ठीक, शक्तिशाली है। अब पर्यावरण के द्वारा क्या होती है, मानव की जो गतिविधियां हैं वो निर्धारित और निर्देशित होती है। ठीक, अब पर्यावरण क्या है, मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। अब मनुष्य से अधिक शक्तिशाली हुआ तो इसके द्वारा ही क्या होगी, मनुष्य की जो गतिविधियां हुई, गतिविधियां वो निर्धारित और निर्देशित होंगी। ठीक, निर्देशित होंगी। ठीक, अब जब आगे विकास क्रम में हम 20वीं सदी में पहुंचे तो मानव पर्यावरण से संबंधित जो अध्ययन था उस पर बल दिया जाने लगा। तब इसके बाद क्या विचारधारा निकल कर आई, संभावनावाद और नियतिवाद की। ठीक, अब आगे अगर बढ़े कि अब ज्योग्राफी के संदर्भ में आगे बात करें तो ज्योग्राफी की विचारधाराओं के बाद ज्योग्राफी के हम ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं कि ज्योग्राफी का किन किन ब्रांचों से संबंध है। ठीक, ज्योग्राफी की क्या हम ब्रांचेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक, ब्रांचेस, शाखाएं। ठीक, शाखाओं की अगर बात करें, ज्योग्राफी को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक क्या, फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत तो भौतिक जो क्रियाएं हैं, भौतिक जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित जो अध्ययन है हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत मानव से संबंधित जो गतिविधियां हैं उन मानव से संबंधित गतिविधियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, अब फिजिकल ज्योग्राफी की भी क्या है, उपशाखाएं हैं। तो इसमें जो उपशाखाएं सबसे पहले है भूगणितीय भूगोल। ठीक, भूगणितीय भूगोल, उसके बाद है भूगणितीय भूगोल। भूगणितीय भूगोल को अगर इंग्लिश में बात करें जियो मैथमेटिक्स, ठीक, जियो मैथमेटिक्स। उसके बाद आगे है तो स्थलाकृतिक भूगोल, टोपोग्राफी, फिर जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद क्या है, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, ओशियनोग्राफी, ठीक है,
ओशियनोग्राफी। अब उसके बाद अगर बात करें स्थलाकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, फिर एक पर्यावरणीय भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक, मेंटल ज्योग्राफी। उसके बाद यहां पर ही मृदा भूगोल आती है, मृदा भूगोल, सॉइल ज्योग्राफी, ठीक। अब यहीं पर आती है जैव भूगोल, जैव भूगोल, बायो ज्योग्राफी, एक और आती है निर्वंश भूगोल, ठीक। अब निर्वंश भूगोल में क्या होगा कि जो निर्वंश भूगोल है यहाँ मानव से संबंधित जो गतिविधियां होंगी, मानव का वंश का विकास क्रम क्या रहा, मानव का जो आकार किस प्रकार वृद्धि हुई, इनसे संबंधित हम बातें करेंगे, ठीक है। निर्वंश इथनोग्राफी, ग्राफी, ठीक, इथनोग्राफी हो गया। अब भूगोलीय भूगोल, स्थलाकृतिक, जलवायु, समुद्र, पर्यावरणीय भूगोल, मृदा, जैव भूगोल, निर्वंश भूगोल, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी की जो सब ब्रांचेस है, ठीक है। अब वही ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या आएगा, सबसे पहले सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक। अब सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत क्या है, सांस्कृतिक भूगोल आया ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। अब सांस्कृतिक भूगोल के बाद क्या आएगा, संस्कृति हुई, उसके बाद राजनीतिक भूगोल, ठीक है, राजनीतिक भूगोल, राजनीति हुई, उसके बाद क्या, आर्थिक भूगोल, ठीक है, आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक के बाद क्या आया, मनुष्य के पास पैसा हुआ तो मनुष्य क्या करेगा, अपना निवास स्थापित करेगा ना, तो प्रादेशिक भूगोल, ठीक, प्रादेशिक भूगोल। अब प्रादेशिक भूगोल के बाद क्या आएगा, आवासीय भूगोल, ठीक, आवासीय भूगोल। अब राजनीतिक भूगोल को पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक। अब ये आर्थिक भूगोल को इकोनॉमिक ज्योग्राफी, प्रादेशिक रीजनल ज्योग्राफी। अब आवासीय भूगोल को क्या, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ठीक, सेटलमेंट ज्योग्राफी। हाँ, अब वो सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद इसी में एक क्या, जनसंख्या भूगोल, ठीक है, जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक। अब ज्योग्राफी की जो ब्रांचेस है उसमें हमने क्या देखा, मेनली फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जो पहला जो उपशाखा है वो भूगोलीय भूगोल है। भूगोलीय मतलब क्या होता है, भूमि से संबंधित जो क्रियाकलाप हो रही हैं, भूमि से संबंधित जो क्रियाविधि है उनका गणितीय विधि के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, ठीक, गणितीय विधि के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। यही स्थलाकृतिक भूगोल में स्थल की जो आकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, उनसे संबंधित जो विषय है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। किस प्रकार प्लेटों के टकराने के पश्चात पर्वत का निर्माण हुआ, उसके पश्चात पठार, मैदान किस प्रकार निर्माण हुआ, स्थलाकृतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं जलवायु विज्ञान की अगर बात करें तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम जलवायु से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, अब मानसून हो गया, उसके बाद वायुमंडल में तापमान में वृद्धि कमी के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। अब समुद्र विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, समुद्री जो विशेषताएं हैं, अब चक्रवात हो गया, समुद्र में जो अब जीव जंतु होते हैं उनसे संबंधित जो भी विषय होगा उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक। अब वहीं पर्यावरणीय भूगोल इंपॉर्टेंट और मेजर सेक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट और मेजर सेक्शन है किसका, ज्योग्राफी का। क्योंकि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या होता है, 20वीं सदी में हमने बात की है कि जो ज्योग्राफी है वो मनुष्य और पर्यावरण के संबंधित अध्ययन को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। अब वहीं से क्या हुआ कि पर्यावरणीय भूगोल के द्वारा पर्यावरणीय भूगोल का विकास हुआ, उस पर्यावरणीय भूगोल के द्वारा मनुष्य का पर्यावरण पर प्रभाव तथा पर्यावरण के द्वारा जो मनुष्य पर इफेक्ट क्या पड़ता है उससे संबंधित गतिविधियों की हम यहाँ क्या बात करेंगे, ठीक है। अब वहीं मृदा भूगोल की बात करें तो मृदा भूगोल के अंतर्गत क्या होता है कि मृदा से संबंधित जो भी जानकारियां होंगी मृदा भूगोल में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भूगोल में जैव से संबंधित जो घटक होंगे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। एक है निर्वंश ज्योग्राफी, इथनोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मानव का विकास क्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वहीं ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो सबसे पहला सांस्कृतिक भूगोल। अब देखो एक चीज समझना होगा कि सांस्कृतिक भूगोल में सांस्कृतिक जो है संस्कृति वो है क्या, संस्कृति का मतलब होता है जीवन जीने का
तरीका, ठीक है, जीवन जीने का तरीका, बिल्कुल सांस्कृतिक भूगोल है। अब कहीं पे देखो पर्वतीय क्षेत्रों में देखो तो मकान क्या दूर दूर होंगे, वहां की संस्कृति अलग होगी। मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है कि अब मैदान सपाट होने के कारण भूमि मकान पास पास होते हैं, तथा जनसंख्या का घनत्व क्या होता है मैदानी क्षेत्रों में अधिक होता है, ठीक है। अब अधिक होगा वहां की संस्कृति और मैदानी क्षेत्रों की संस्कृति अब अंतर देखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या, राजनीतिक भूगोल, ठीक है। अब राजनीतिक भूगोल की अगर बात करें, राजनीति क्या होती है, मतलब राज्य करने की एक नीति है, ठीक। अब वर्तमान की स्थिति में बात करें, अब उत्तर प्रदेश का सीमा क्षेत्र, वहां किस प्रकार का शासन होगा, अलग। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सीमा क्षेत्र है, उसके राजनीतिक प्रशासन अलग होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है। अब आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या होता है कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, आर्थिक जो ज्योग्राफी है, अब इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत बात करते हैं। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत प्रादेशिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। रीजनल, एक रीजन एक क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। आवासीय भूगोल में आवासों के प्रकार, किस प्रकार सघन आवास हैं, दूर दूर आवास हैं, इन सब के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब वही जनसंख्या भूगोल आ जाता है। जनसंख्या भूगोल में क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, इनसे संबंधित जो घटनाएं होती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब अगर एक मेनली अगर बात करें जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी देखो एक सब्जेक्ट के रूप में अब यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम है ना उसमें मेजर क्या पोर्शन के रूप में देखा गया है फिजिकल ज्योग्राफी। अब मेंस के स्तर पर, अब ऑप्शनल के स्तर पर स्थलाकृतिक भूगोल, क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान, ये सब पर्यावरणीय भूगोल, ये सब ना ये चारों किसमें आ जाते हैं, आपके जीएस में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। और वहीं उसके बाद अगर सांस्कृतिक भूगोल की बात करें, संस्कृति, धर्म, ये जो समाज हो गया उसके संदर्भ में भी हमें बातें बता रही है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक पॉलिटिकल व्यू हमें उपलब्ध करा रही है। वहीं आर्थिक जो भूगोल है वो आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में हमें बातें आगे बता रही है, मतलब इकोनॉमिक का भी क्या है, ज्योग्राफी से रिलेशन है, ठीक। अब प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी, एक क्षेत्र विशेष से संबंधित गतिविधियों के बारे में बात कराई जा रही है, आवास के बारे में बात कराई जा रही है। तो मतलब क्या, ये हमारे समाज के बारे में बता रहा है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये सब क्या है, एक समाज क्या है, समाज की विशेषताएं क्या होगी, समाज में संस्कृति क्या है, उन सब के बारे में भी हमें क्या बताती है, ठीक। अब ज्योग्राफी इसीलिए क्या, ज्योग्राफी अब इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हमें इतिहास से भी जोड़ रही है, हमें ज्योग्राफी से तो जोड़ी रही है। इतिहास हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटी हो गया, साथ ही साथ हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, उनसे भी जोड़ रही है, ठीक। अब इसलिए एक अगर स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, अदर एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, किसमें, अब एक सब्जेक्ट के रूप में, ऑप्शनल के रूप में, तथा जीएस के बेसिस पे तो है ये इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये आपका मेजर क्या पोर्शन कवर करती है, जहां आपको धर्म हो गया, समाज हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल व्यू हो गया, इन सब से क्या करती है, अवगत कराती है, ठीक है। अगर इससे आगे बढ़े, इससे आगे की बात करें कि ज्योग्राफी के अप्रोचेस क्या है, मतलब ज्योग्राफी का तरीका क्या है पढ़ने का, ठीक। ज्योग्राफी का तरीका क्या है पढ़ने का, ज्योग्राफी के अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, फिर आगे नया एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब यहाँ क्या है, ज्योग्राफी के अप्रोचेस, ठीक है। ठीक है, ज्योग्राफी के अप्रोचेस, ज्योग्राफी के उपागम, ठीक है, उपागम के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है। उपागम के आधार पर अगर ज्योग्राफी को देखें तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रादेशिक अध्ययन। तीसरा क्या है, विश्लेषणात्मक उपागम, ठीक है। चौथा अगर बात करें तो पर्यावरणीय उपागम, ठीक, पर्यावरणीय उपागम, ठीक। ज्योग्राफी के अप्रोचेस क्या है, मतलब ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका क्या है कि ज्योग्राफी से किस प्रकार से हम जानकारी प्राप्त कर हम आगे अपने जो अध्ययन है उसमें क्या सरलता प्राप्त की जा सकती है, ठीक।
अब क्रमबद्ध अध्ययन क्या होता है, एक क्रम से बंधे होकर क्या अध्ययन करना, ठीक है। क्रमबद्ध मतलब क्रम से बंधे होकर अध्ययन, ठीक है। मतलब क्या, क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक, क्रमबद्ध अध्ययन हो गया। अब ज्योग्राफी के इस क्रमबद्ध अध्ययन में जो ज्योग्राफी के जो तत्व होते हैं उनको अलग अलग मानकर अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं, अलग अलग मानकर अध्ययन करते हैं। जैसे क्लाइमेट हो गया, अब कहीं का क्लाइमेट हो गया, अब पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, इन क्षेत्रों की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो एक क्रम से बंध कर हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब वहीं अगर बात करें आगे प्रादेशिक अध्ययन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र को प्रदेश के रूप में डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है, ठीक है, करके अध्ययन किया जाता है, हाँ ठीक, करके क्या अध्ययन किया जाता है, करके अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन क्षेत्रों का क्या प्रदेश के रूप में विभाजित कर इनका अध्ययन करेंगे, इनकी जो विशेषताएं हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब से संबंधित जो गतिविधियां हैं, इन सब से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखो प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन और क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में अगर बात करें, हम देखें अगर क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र हो गया पर्वत, पठार, मैदान, अगर वनस्पति की भी बात कर लें, वनस्पति, ठीक, वनस्पति की बात करें तो अगर हम साउथ यूएसए की बात कर लें, अफ्रीका ले लें, इंडिया ले लें, ठीक, इंडिया ले लें, तो हमने क्या कहा कि क्रमबद्ध अध्ययन, क्रम से बंधे होकर अध्ययन करना, ठीक है। अगर हम पर्वत की बात करें तो सिर्फ पर्वत की ही बात करेंगे, क्या, साउथ यूएसए, अफ्रीका, इंडिया, ठीक है, ये क्या एक क्रम से बंधे होकर अध्ययन करें, ठीक है। मतलब जो भी क्षेत्र हम लेंगे उनको एक क्षेत्र को अलग अलग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे उन सभी क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। हमने साउथ यूएसए हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, इन सभी का अगर पर्वतीय क्षेत्रों को लिया है तो इन सभी के पर्वतीय क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया है, तो ये क्या क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है, ठीक है, क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। वहीं अगर हमने एक प्रदेश के रूप में, क्षेत्र को एक प्रदेश के रूप में बांटा, हमने साउथ यूएसए को अगर लिया, उस साउथ यूएसए के पर्वत, पठार, मैदान और वनस्पति क्षेत्रों का क्या एक अध्ययन किया, सम्मिलित अध्ययन किया, तो वो क्या कहलाएगा, प्रादेशिक अध्ययन, ठीक है, प्रादेशिक अध्ययन कहलाता है, ठीक है, प्रादेशिक अध्ययन कहलाता है, ठीक, प्रादेशिक अध्ययन कहलाता है। अब प्रादेशिक अध्ययन हो गया। अब इस क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रादेशिक अध्ययन के बाद हमारे पास एक विश्लेषणात्मक उपागम हो जाता है। ये क्या करता है, आंकड़ों को इकट्ठा करता है, ठीक है, आंकड़ों को एकत्रित करता है। आंकड़ों को एकत्रित किया हमने, क्या, क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रादेशिक अध्ययन के द्वारा उन क्षेत्रों की क्या विशेषताओं को क्या प्राप्त कर लिया। अब उसके आधार पर विश्लेषणात्मक उपागम के आधार पर क्या आंकड़े जो प्राप्त हुआ, हमने उसका क्या एनालिसिस किया, ठीक है। अब एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पर, ठीक, जो भी डेटा होगा उस डेटा का क्या एनालिसिस किया जाता है, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, एक पर्यावरणीय उपागम। पर्यावरणीय उपागम के अंतर्गत क्या होता है कि तरीका क्या है उस पर्यावरणीय उपागम को पाने का, ठीक है। अब पर्यावरणीय उपागम के अंतर्गत तो पर्यावरण के प्रभावों तथा उसके अवनयन का अध्ययन, ठीक, अवनयन का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा हमने क्रम से बंधे होकर अध्ययन किया, वहीं प्रादेशिक अध्ययन के द्वारा हमने क्षेत्र को प्रदेश के रूप में बांटकर अध्ययन किया। उसके बाद क्या आया, इन दोनों के द्वारा जब हमें जानकारी प्राप्त हो गई, हमें डाटा एकत्रित मिला, विश्लेषणात्मक उपागम में हमने डेटा को एकत्रित किया। अब उस डेटा के द्वारा हम एनालिसिस करेंगे कि क्या उसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। अब पर्यावरण, यदि पर्यावरण में अवनयन हो रहा है मतलब क्या, कमी हो रही है, ठीक है। अब कमी हो रही है तो किस प्रकार हम उस कमी को क्या दूर कर सकते हैं, ठीक। तो जिस प्रकार ज्योग्राफी के अप्रोच हैं, क्रमबद्ध अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन, विश्लेषणात्मक उपागम और क्या है पर्यावरणीय उपागम,
इनके आधार पर हम क्या करते हैं, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त की कि उस क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, उस क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी जो कारक है उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, उन क्षेत्र के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है, अब यहीं पर ज्योग्राफी जो है, एक ज्योग्राफी की जो परिभाषा निकल कर आई हमारे सामने कि जो ज्योग्राफी है, ठीक, ज्योग्राफी क्या करती है, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन करती है। ठीक है, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में क्या करती है, अध्ययन करती है। वे नोट्स इसलिए बना रहा हूं कि वे नोट्स के द्वारा क्या होता है, हमें एक तरीका मालूम चलता है, उसके बाद अगर पढ़ते रहें तो उस वे नोट्स के द्वारा ही क्या हम अपना क्या उसको डिक्टेट कर लेंगे। ठीक, पर वे नोट्स के द्वारा क्या हुआ, उसको पढ़ने का एक तरीका हमारे पास आ गया, साथ ही साथ जो नोट्स 2 पेज में हुई वो 1 पेज में क्या हुई, एडजस्ट हो गई। ठीक, अब ज्योग्राफी क्या हुई, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन। ठीक, अब हमने एक ओवरव्यू ज्योग्राफी के बारे में प्राप्त कर लिया है कि ज्योग्राफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से हुई, तथा ज्योग्राफी शब्द के बारे में जो विचारधाराएं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक, अब जैसे जैसे आगे बढ़े हमने ज्योग्राफी के जो ब्रांचेस हैं, ज्योग्राफी के जो उपागम हैं, उनके संदर्भ में भी हमने बातें कर ली। ठीक, अब ज्योग्राफी के जब संदर्भ, ज्योग्राफी के उपागम के बारे में हमने बातें कर ली, तो ओवरव्यू एक हमारे सामने आया कि ज्योग्राफी को पढ़ना किस प्रकार से। ठीक है, क्रमबद्ध अध्ययन हो गया, प्रादेशिक अध्ययन हो गया, उसके बाद विश्लेषण भी हमें करना है, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा उस विश्लेषणात्मक उपागम के जो डेटा है उनके द्वारा क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने उसकी भी जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक, एक इंट्रोडक्शन के रूप में ज्योग्राफी का ओवरव्यू इतना ही है। ठीक, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो एक बीबी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित जो घटनाएं हुई उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, आज यहीं तक आप यहीं तक आज रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना कमेंट जरूर देना। ठीक, कितने मिनट की हुई?